पाकिस्तान टीम और इसके मसाइल समझ से ही बाहर है। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन के खेल के हवाले से। कल ही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान टीम ने 259 फॉर 5 किए, 91 ओवर्स खेल के कितना स्लो खेले। अब यहाँ से आपको जाना है और कम से कम 375 और 400 को टारगेट रख के आपने पहली इनिंग का स्कोर सेट करना है। पाकिस्तान टीम ने क्या किया कि आने के बाद आगा तो बहुत अच्छा खेले, सऊद शकील ने भी अच्छे 66 रन्स की इनिंग खेली। प्रॉब्लम यह है कि इसके बाद आपकी टेल इज द मोस्ट यूजलेस टेल इन टेस्ट क्रिकेट। समझ से बाहर कितनी बुरी क्रिकेट खेलते हैं ये। मतलब 316 पर 5 आउट हैं और 333 पर पूरी टीम बाहर। कुछ तो रेजिस्टेंस शो करते हैं। पिछले टेस्ट मैच में भी यही हुआ था, आपको याद होगा। 150 पे 4 आउट थे और उसके बाद 167 पर पूरी टीम फारिग हो गई। कल भी मैं कह रहा था ये किस चीज का प्रेशर है। अपने घर में इतना डर के, इतना सहम के कौन खेलता है। थोड़ा बहुत 10-10, 5-5 रन करके आपने आगे बढ़ना होता है। छोटे छोटे अपने लिए टारगेट सेट करते हैं। पता नहीं क्या इनको कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती या इन पे कोई कोई इसीलिए कहता हूं कि बैकअप तैयार होने चाहिए। हर प्लेयर के पीछे 2-2, 3-3 ऐसे प्लेयर्स खड़े हों कि उनको पता हो कि हमें विद द बॉल विद द बैट दोनों करना है। ये टेस्ट क्रिकेट है यार, ये कोई T20 थोड़ी है। महाराज ने बहुत ही शानदार बॉलिंग कराई, 7 खिलाड़ियों को आउट किया 102 रन देके। तो ही वॉज जस्ट एक्सेलेंट। और उनके लिए आफ्टर मैच माकरम ने भी ये कहा कि ये हमारा वो स्पिनर है जो ऐसी जगह पे भी विकेट लेता है जहां पिच से सपोर्ट ना मिले। और आज कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा ब्रेक नहीं हो रहा था, कोई ऐसी अनप्लेएबल कंडीशन नहीं थी। उसके बावजूद पाकिस्तान टीम उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाई और हम 333 बना दिया हमने। जिसके बाद अभी मैच में सीरियसली अगर मैं कहूँ तो आपको वापस लेकर आए हैं आसिफ आफरीदी। उनकी 2 विकेटों की वजह से अब थोड़ा बैलेंस लग रहा है, वरना आपकी टीम ने तो अपने आप को एक मुश्किल पोजीशन में डाल दिया था। अगर उनकी बात कर लें तो माकरम ने किए 32 शॉट और 32 रन और उसके बाद एक वाहियात सा शॉट खेला जिस पे वो आउट हुए। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, माकरम मूड में ही नहीं लग रहे खेलने के। उनका ऐसा लग रहा है जैसे दिल ही नहीं है परफॉर्म करने का। जैसे जैसे कहते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट के फॉर्म में ही नहीं लग रहे वो। और कप्तानी भी उनकी बहुत ख़राब जा रही है। रायन रिकल्टन 14 रन पर आउट हुए। उसके बाद स्टब्स और डिजोर्जी के बीच में पार्टनरशिप लगी। स्टब्स पे लोग बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि मोल्डर जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और स्पेशली जो उनकी 300 वाली इनिंग थी उसकी सब तारीफ़ें कर रहे थे, उनको कैसे बिठा के स्टब्स को खिला सकते हैं। असल में मोल्डर जो है वो पिछले टेस्ट मैच में देखा कि वो स्पिनर्स पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने एक रिस्क लिया और स्टब्स को खिलाया एंड ही पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स। ही प्लेड एक्सीलेंट नॉक ऑफ 68 एंड ही स्टिल ऑन द क्रीज। वो नॉट आउट है। डिजोर्जी आसिफ आफरीदी की बॉल पे एलबीडब्ल्यू हुए 55 रन बनाकर। अगर आपने मैच देखा तो एक पॉइंट पे आसिफ आफरीदी ने उनको एलबीडब्ल्यू पहले भी कर दिया था, लेकिन वो कैच की अपील थी और वहाँ रिव्यू नहीं लिया। जो रिव्यू लिए वो इतने वाहियात थे और जहाँ रिव्यू लेना चाहिए था वहाँ रिव्यू लिया नहीं। तो ये कप्तानी का भी प्रॉब्लम है और जो मशवरे देने वाले लोग हैं वो भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रिव्यू के टाइम पे क्या मशवरे देते हैं। ब्रेविस जो है वो अपना, आपको पता है उनका एक अपना नेचुरल गेम है, वो हिटिंग पर ही जाते हैं, लेकिन अभी वो ज़रा सा पिच को असेस करने की कोशिश कर रहे थे, उसी में आउट हो गए। विकेट कीपर वेरेनिन जो है वो अभी पिच पर मौजूद है। उन्होंने 10 रन किए हैं। तो 185 फॉर 4 ये स्कोर है साउथ अफ्रीका का एंड दे स्टिल ट्रेल बाय 148 रन्स। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को एक मुश्किल में तो डाल लिया है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो अर्ली विकेट्स लेनी है और जल्दी जल्दी इनकी इस इनिंग को रैप करना है, जिसके लिए नोमान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज बहुत अरसे बाद नोमान मुझे थोड़े हेल्पलेस नज़र आए। 21 ओवर उन्होंने कराए और कोई विकेट नहीं ली। साजिद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, पहला स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त था।
आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 24 रन देके। उनको जो दूसरे स्पेल के लिए लाए, बीच में गैप ज़्यादा था, लेकिन आसिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। और उनकी ना अनप्रिडिक्टेबल से हो रहे हैं वो, थोड़े के पता नहीं चल रहा कौन सी सीधी आएगी, किस में थोड़ा सा टर्न होगा, तो वो उस वजह से उसका वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। और ज़ाहिर है विद प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस, डेब्यू लेट हुआ है, क्रिकेट बहुत अरसे से खेल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और उनकी इन विकेट्स की वजह से अब वी आर बैक इन द गेम। और यहाँ पे जब हमारी टेल इतना बुरा कर सकती है तो हम दूसरी टेल को भी जल्दी आउट कर सकते हैं, और करना पड़ेगा। अदरवाइज ये मैच हाथ से निकल गया और सीरीज 1-1 से बराबर हो गई ना, तो आगे का भूल जाएं आप, आपको ज़रूरत ही नहीं है सोचने की कि इस साइकिल में भी आपका कुछ अच्छा होगा। यहाँ ये सीरीज आप जीतेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप उनके होम में अच्छा करें, तभी कोई चांस है। क्योंकि इंग्लैंड जाके भी आपने बहुत ही बुरी क्रिकेट ही खेलनी है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग देयर। तो होम में जितने मैचेस हैं वो जीतना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा, अगले 50-60 रन के अंदर अंदर हमको इनको आउट करना है, और फिर उम्मीद करते हैं कि हम इस बार दूसरी इनिंग में थोड़ी बेहतर बैटिंग कर सकें। खैर, ये तो बात हो गई मैच के हवाले से। अब वो बात कर लेते हैं जिस पे बहुत ही ज़्यादा 3-4 दिन से डिबेट चल रही थी, और कल वो फाइनली अनाउंस हो गया। अनाउंसमेंट पता नहीं उसके लिए इजलास क्यों रखा गया था इस्लामाबाद में, क्योंकि जब आम पब्लिक को 2-3 दिन से पता था कि शाहीन शाह अफरीदी को वनडे का कप्तान बना रहे हैं। मुझे अपने क्रिकेट बोर्ड की बिल्कुल समझ नहीं आती। ये जो डिसीजन है, इसके पीछे कौन से साइंसदान हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं शाहीन शाह अफरीदी का फ़ैन हूँ। मुझे लगता है जब वो कप्तानी करते हैं उनमें एक अनोखा अग्रेशन आता है। वो लड़ाने वाला प्लेयर है, वो येस मैन नहीं है, वो एक चढ़कर खेलने वाला क्रिकेटर है, जो हम कहते हैं ना मॉडर्न डे क्रिकेट माइंडसेट, वो सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। और वो अपनी कप्तानी में बॉलिंग भी बहुत अच्छी करता है। लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, आपको जिसको जिस जगह खिलाना है वहाँ आप नहीं खिला पा रहे हो। आपको शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी करानी है T20 में, जहाँ जिसका वो अच्छा प्लेयर है, जो उसको सूट करती है क्रिकेट। आप शाहीन शाह अफरीदी को बना रहे हो वनडे में, और आपने अभी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस होने हैं, उसमें शाहीन शाह अफरीदी को ब्रेक दे दिया है कि वो वनडे पे फोकस करे। जिस फॉर्मेट का कप्तान चेंज करना होता है उसको करते नहीं है, जिसका नहीं करना होता उसको कर देते हैं। अब इस वक्त आगा की कप्तानी में T20 आपकी बहुत बुरी चल रही है, आगा की T20 टीम में जगह नहीं बन रही। आगा अगर वनडे का कप्तान बनता तो समझ में आता। शाहीन को आप वनडे का कप्तान बना रहे हो, जिसको T20 का कप्तान होना चाहिए था। अगर शाहीन को यहाँ आप बनाते ना T20 का कप्तान, और 1 साल बाद प्रोग्रेस देखते, तब कोई बात होती, और फिर आप बना देते वनडे का भी। या अगर आपने बनाना था आप दोनों फॉर्मेट्स का बना देते, तो इतनी क्रिटिसिज्म नहीं होती। अभी मुझे समझ नहीं आ रही। रिजवान ने बहुत गलतियां की, और सबसे बड़ी गलती उनकी है कि वो सिलेक्शन पे सर झुकाकर खड़े रहे। जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में ये बोलते कि भाई दूसरा ओपनर कहाँ है, जब वो चैंपियंस ट्रॉफी में ये बोलते कि स्पिनर के बगैर हम कैसे खेल रहे हैं, तो पब्लिक भी कहती कि उन्होंने अपना रोल तो अदा किया। ये मैं मानता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराना, साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करना, ये बड़े कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रही एज कैप्टन। बट जब अपने घर में चैंपियंस ट्रॉफी हारे और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ हारे, सीरीज़ में जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस थी, वो देखते हुए तो फिर क्या कह सकते। फिर तो जब आप यू आर वेटिंग फॉर अ चेंज। बट जो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड म्यूजिकल चेयर खेल रहा है ना कप्तानों के साथ, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। मुझे लगता है अब आपने शाहीन को बनाया है, ये फैसला लिया है, तो एक लंबे अरसे तक के लिए उसको कप्तान बनाए। ये बार बार बदलने से आपका भी मजाक उड़ता है, प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, टीम भी स्ट्रगल करती है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।